नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं न्यूज डिकोड, खबरों का महाबुलेटिन, जहां आपको मिलती है खबर A to Z। तो आज की बड़ी खबर और उसके तमाम खबरों के पीछे की असल खबर तक पहुंचे। और चलिए अब आज की सबसे बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। सबको पता है कि 28 मई को देश में एक इतिहास रचा जाएगा। 28 मई को देश के प्रधानमंत्री संसद के नए भवन को देश को समर्पित कर देंगे। आज देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी, लेकिन दूसरी तरफ एक और खबर बड़ी तेजी से फैली कि अब 19 विपक्षी दल एकजुट हो गए हैं और इस उद्घाटन समारोह का बायकॉट करने का ऐलान कर चुके हैं। इससे एक नया सियासी विवाद खड़ा हो सकता है। बुधवार सुबह गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नए संसद भवन के उद्घाटन का पूरा कार्यक्रम बताते हुए कहा कि नया संसद भवन रिकॉर्ड समय में बनाने वाले 60,000 श्रम योगियों को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। इधर कांग्रेस समेत 19 विपक्षी दलों ने संसद के नए भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल न होने का ऐलान किया है। बुधवार को ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी कर विपक्ष ने बायकॉट की जानकारी दी। बायकॉट करने वाले दलों का कहना है कि जब सरकार संसद में लोकतंत्र की आत्मा को ही खींच चुकी है तो फिर नई इमारत का क्या महत्व रह जाता है। विरोध करने वाले दलों में आम आदमी पार्टी, टीएमसी, डीएमके, आरजेडी, जेडीयू, एनसीपी, समाजवादी पार्टी, उद्धव ठाकरे समर्थित शिवसेना दल, सीपीआई, जेएमएम, एआईएमआईएम, राष्ट्रीय लोकदल, एमसीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत एमडीएमके शामिल हैं। विपक्ष के आरोप का जवाब भी अमित शाह ने दिया। शाह ने कहा, ये बड़ा मौका है, इसे राजनीति से न जोड़ें। हमने सबको आमंत्रित किया है, सभी को इस कार्यक्रम में हिस्सा लेना चाहिए। तो एक तरफ देश को नई संसद बिल्डिंग की सौगात मिल रही है, दुनिया भी देख रही है, तो दूसरी तरफ विपक्षी दलों का ये बायकॉट है। चलिए विपक्ष के इस मूव के मैसेज को जरा डिकोड करते हैं, वो क्या चाहते हैं। पहली बात है कि नए संसद भवन का प्रधानमंत्री के हाथों लोकार्पण हो। इसके विरोध की शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने की। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री के बजाय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से करवाने की मांग रखी। इसके बाद 19 और पार्टियों ने कांग्रेस के साथ इस बायकॉट का ऐलान किया। विरोध करने वाले दलों का तर्क भी समझें। उनका यह कहना है कि ये सब कुछ प्रधानमंत्री मोदी की इमेज और नाम चमकाने के लिए एक पॉलिटिकल इवेंट की तरह हो रहा है। विपक्ष का ये तर्क है कि ये फिजूल खर्ची है, क्योंकि मौजूदा संसद भवन ऐतिहासिक है, 100 साल और चल सकता है। विपक्षी दल देशवासियों को ये जता देना चाहते हैं कि इसे बनाने में आरएसएस और बीजेपी का कोई हाथ नहीं है। फिर भी केवल नई इमारत की शिला पट्टिका पर प्रधानमंत्री मोदी का नाम आगे आने वाले कई समयों तक सुना जाए, कहा जाए, याद रखा जाए, इसीलिए इतना बड़ा खर्च किया। इसके अलावा इन दलों को विपक्षी एकता दिखाने का भी अच्छा मौका मिला। विरोध करने वाले सभी दल एकजुट होकर इस इवेंट के विरोध के बहाने देश की राष्ट्रपति का, आदिवासी वर्ग का, एक महिला राष्ट्रपति का अपमान बताकर अपना पॉलिटिकल लाभ भी इसमें देख रहे हैं। अब इसमें क्या देश की जनता का वैसा अटेंशन उनको मिल पाएगा जैसा विपक्षी दल चाहते हैं? इसे एक संकट की तरह देश में वो जतलाना बतलाना चाहते हैं, क्या वो उसमें कामयाब हो पाएंगे? ये देश की जनता उनको वक्त आने पर जवाब देगी। एक तरफ संसद के नए भवन के भव्य उद्घाटन समारोह की तैयारी है, दूसरी तरफ विरोध से जुड़ी मोर्चे वाली यह खबर है। इसी बीच नए संसद भवन में एक और इतिहास रचा जाएगा। नए भवन में ऐतिहासिक सेंगोल की स्थापना होगी। टीवी स्क्रीन पर दिख रहा ये दंड ऐतिहासिक सेंगोल है, जिसे 28 तारीख को लोकार्पित होने वाले नए संसद भवन में स्थापित किया जाएगा। सेंगोल का अर्थ होता है संपदा से संपन्न राजदंड। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसे सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर अंग्रेजों से स्वीकार किया था। बताया गया कि भारत में राजदंड की सदियों पुरानी परंपरा है, जिसे तमिल भाषा में सेंगोल कहते हैं। इसे नए संसद भवन में स्पीकर की कुर्सी के बगल में रखा जाएगा। ये सेंगोल का नए संसद भवन में स्थापन इसी बात का द्योतक है जो जवाहरलाल नेहरू जी ने उस वक्त 14 अगस्त को महसूस की थी। देश के प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु से आए एक बुजुर्ग प्रतिनिधि से इस सेंगोल को प्राप्त करेंगे। 4 मंजिला नया संसद भवन 64,500 वर्ग मीटर में बना है, जिसमें 3 द्वार हैं, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार।
नई बिल्डिंग भूकंप के प्रकोप से बेअसर रहेगी। 862 करोड़ की लागत से बनी नई संसद बिल्डिंग में लोकसभा कक्ष में 888 सदस्य, जबकि राज्यसभा कक्ष में 300 से अधिक सदस्य बैठ पाएंगे। इस नए भवन की आधारशिला 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने रखी थी। 15 जनवरी 2021 से काम शुरू हुआ और रिकॉर्ड 28 महीनों में पूरा कर लिया गया। तो नए संसद भवन की विशेषताओं के बारे में तो तब से चर्चा चली जब ये पूरा हो रहा था, काफी कुछ पढ़ा और बताया जा चुका है। आज हम आपको जो ऐतिहासिक सेंगोल है इसके बारे में थोड़ी जानकारियों को डिकोड करके बताते हैं कि ये कैसे सरकार ने सोचा कि इसकी स्थापना हो। पहली बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री ने राजदंड की पुरातन भारतीय परंपरा के बारे में खुद भी डिकोड करने के लिए गहन रिसर्च करवाया। उसके बाद यह फैसला सोच समझ कर लिया है। एक बड़ा प्रतीक ये बनेगा। तमिलनाडु से आए 96 साल के तमिल विद्वान जो 1947 में पंडित नेहरू के साथ उस समारोह में उपस्थित थे, उन्हीं की मौजूदगी में 28 मई को प्रधानमंत्री मोदी को ऐतिहासिक सेंगोल दिया जाएगा और इसे वे नए संसद भवन में स्थापित करेंगे। ये वही राजदंड होगा जिसे 15 अगस्त 1947 की आधी रात को देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को सौंपा गया था। पंडित नेहरू को सेंगोल के बारे में भारत के जाने माने स्वतंत्रता सेनानी सी राजगोपालाचारी ने विस्तार से बताया था। सी राजगोपालाचारी ने नेहरू जी को बताया कि भारत में परंपरा रही है कि किसी भी राज का राजगुरु राजा को सत्ता ग्रहण करने पर एक राजदंड भेंट करता है। नेहरू जी की सहमति पर मद्रास क्षेत्र के एक जौहरी ने इसे बनवाने का काम शुरू किया। सोने का राजदंड बनाया जिस पर नंदी की आकृति उभारी गई। इस सेंगोल को दक्षिण के जाने माने राजगुरु, उनके एक प्रतिनिधि और जो मठ के पुजारी थे श्री ला श्री कुमार स्वामी थंबिरन विशेष विमान से दिल्ली तक लेकर आए और 14 अगस्त 1947 को आज़ादी मिलने के ठीक 15 मिनट पहले 11:45 पौने 12 बजे इस राजदंड को लॉर्ड माउंटबेटन को सौंपा था। फिर उस पर पवित्र जल छिड़का गया और ये पंडित नेहरू को सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर दिया गया। सेरेमनी के बाद ये इलाहाबाद संग्रहालय में रखा गया। अब तक इसे नेहरू की सोने की छड़ी के तौर पर देश पहचानता है, लेकिन अब यही दंड जो है प्रधानमंत्री मोदी के हाथों नई संसद भवन में एक स्वस्थ परंपरा के तहत स्थापित करने का दावा सरकार की तरफ से किया जा रहा है और ऐसा करने की तरफ देश बड़ी हसरत भरी निगाहों से या उम्मीदों से देख रहा है। चलिए अब देखते हैं कि इस पर भी क्या कोई आगे जाकर कमेंट होते हैं। फिलहाल आते हैं एक और अहम खबर की तरफ। कर्नाटक कांग्रेस जीत चुकी है, वहां नतीजे आ चुके हैं, सरकार कांग्रेस बना चुकी है, लेकिन कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र का बजरंग दल पर बैन वाला एक वायदा अब भी सियासी सुर्खियां बना हुआ है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री हैं बृजमोहन अग्रवाल, राज्य सरकार को एक बार फिर से वो चुनौती दे रहे हैं कि दम है तो छत्तीसगढ़ में आप बजरंग दल को बैन करके दिखाएं। इस बार का जवाब स्वयं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिया। कहा कि बृजमोहन अग्रवाल उकसावे वाली बात ना करें, जहां बैन की जरूरत है वहां हो जाएगा, फिलहाल इसकी यहां जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ में तो मैंने भूपेश बघेल जी को कहा है कि आप में दम है तो बैन करके बताओ, चुनाव में आपको रिजल्ट दिख जाएगा। बजरंग बली अलग है और बजरंग दल अलग है और ये इनके अनुषंगिक संगठन है विश्व हिंदू परिषद के। बैन करने की जरूरत जहाँ होगी वहाँ वो कर रहे हैं, हमें ज़रूरत नहीं है। तो हमको न धमकी देने की बात है न चुनौती देने की बात है, तो ज़बरदस्ती उकसाने वाली बात क्यों कर रहे हैं बृजमोहन जी। चलिए अब इस मुद्दे पर बहस अब तक क्यों छिड़ी है या क्यों लगातार इस मुद्दे को ताज़ा रखा जा रहा है, इसको डिकोड करते हैं। हर दल कहता है कि प्रत्येक राज्य के हालात, स्थितियां, परिस्थितियां, मुद्दे अलग अलग होते हैं और इस मामले में भी ऐसा ही है कि दोनों दल जानते हैं कर्नाटक में बजरंग दल को लेकर किए गए वायदे का कितना असर हुआ ये स्पष्ट तौर पर कह नहीं सकते, लेकिन सियासी तौर पर कांग्रेस को चुनाव में इसका नुकसान नहीं उठाना पड़ा जो कि विरोधी दल यानी बीजेपी की मंशा रही। भाजपा को उतना लाभ भी नहीं हुआ कि वो सत्ता में बनी रह पाई, लेकिन ये साफ है कि मध्य और उत्तर भारत में हिंदू और हिंदू सेंटिमेंट्स को लेकर जैसा माहौल है उसमें बजरंग दल या किसी अन्य हिंदू संगठन पर बैन की बात कहना चुनावी तौर पर बड़ा नुकसान देगा। सियासी तौर पर ये अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा हो सकता है।
और यही बात दोनों दल अच्छी तरह समझते हैं। इसीलिए कांग्रेस बार बार उस वायदे को डाइल्यूट करने की कोशिश करती है, तो बीजेपी बार बार ये याद दिलाना चाहती है कि कांग्रेस किस तरह से सॉफ्ट हिंदुत्व की इमेज गढ़ रही है, लेकिन असलियत उनकी है। वैसे इसमें डर यह भी है कि कहीं जनता एक बार फिर इस मुद्दे को वैसे खारिज ना कर दे जैसी कर्नाटक में। चलिए अब आने वाले समय में देखते हैं कि ये कहां तक आगे जाता है और उस पर जनता का रिएक्शन क्या है। बात मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में चुनावी साल है और ऐसे में सियासी तपिश के बीच वर्ग विशेष से जुड़े मुद्दे चर्चा में आते हैं। इंदौर में 2 दिन के भीतर 2 ऐसी घटनाएं सामने आई जिसने एक बड़ी चिंता को सामने रखा। इंदौर के रावजी बाजार थाना क्षेत्र में तब विवाद की स्थिति बनी जब मुस्लिम बहुल इलाके में आपत्तिजनक पर्चे सामने आए। खुलाखत नाम के पर्चे में आरएसएस और बजरंग दल समेत तमाम हिंदू संगठनों के खिलाफ कई आपत्तिजनक बातें लिखी गई हैं। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने इस बाबत एक शिकायत थाने में दर्ज कराई है। पुलिस ने 7 से 8 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली है। दूसरी तरफ इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र में लव जिहाद का भी मामला सामने आया। पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है। बच्चे ऐसे घरों में डाल रहे थे। जो हमारे शिकायतकर्ता महिला है उसके द्वारा ये बताया गया कि रात में ऐसे 8-10 लड़के थे जो घरों में पर्चे फेंक रहे थे। तो उसका भी घर था, तो एक पर्चा जिसमें कुछ समाज विशेष की टिप्पणियां थी, तो उस पर से वो रिपोर्ट करने आई थी, जिस पर से अपराध कायम कर अज्ञात लोगों के विरुद्ध विवेचना में लिया गया। खुलाखत नाम के विवादित पर्चों के सामने आने के बाद बजरंग दल संयोजक ने इसे हिंदू संगठनों के खिलाफ साजिश बताया। बीजेपी और कांग्रेस नेताओं ने भी इस पर खुलकर प्रतिक्रिया दी है। रावजी बाजार थाने पर इनके खिलाफ एक जो भी पर्चे बांट रहे, जो असामाजिक तत्व के लोग जिन्होंने शहर की शांति भंग करने का प्रयास किया है, उनके खिलाफ हमने एफआईआर दर्ज भी करवाई है और प्रशासन से, सरकार से मांग करी है कि ऐसे जिहादी मानसिकताओं को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और राष्ट्रवाद तहत कार्रवाई की जाए। और जैसे जैसे सच्चाई से साक्षात्कार होगा, हमारी बेटियां बहन भी जागेंगी, ये समाज भी जागेगा। कांग्रेस तो आजकल बौखलाई हुई अंट संट अनाप शनाप बोल रही है। इस तरह की नौटंकियां भारतीय जनता पार्टी कराती है। आज तक किसी का हृदय परिवर्तन नाथूराम गोडसे के खिलाफ तो नहीं हुआ, जिसने राष्ट्रपिता को मारा है। इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये संघ के पैसों से बनी है पिक्चर। चुनावी साल में इस तरह के मुद्दे पूरे समाज में माहौल को बिगाड़ सकते हैं। फिलहाल पुलिस इन मामलों पर कड़ी कार्रवाई करने की दलील दे रही है। 2 घटनाएं, कड़ी प्रतिक्रिया और बड़ी बड़ी बातें। ये तय है कि इस तरह की हरकत समाज को बांटने और वर्ग विशेष को उकसाने तक का काम कर सकती हैं। इसके पीछे की मानसिकता को डिकोड करना बड़ा जरूरी है। आइए डिकोड करते हैं। जब से फिल्म द केरल स्टोरी रिलीज हुई है, तब से सारे देश में एक बहस सी छिड़ गई। एक तरफ है हिंदू समर्थित बात और सियासत करने वाले सभी संगठन जो लव जिहाद को बेहद गंभीर और रेलेवेंट मुद्दा बताते हैं और इसके लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस या लेफ्टिज्म को जिम्मेदार साबित करना चाहते हैं। दूसरी तरफ दूसरा वर्ग विशेष, साथ साथ कांग्रेस पार्टी इसे एक प्रोपेगेंडा फिल्म और इस मुद्दे को इतना तूल देने को संघ और बीजेपी की सोची समझी चाल साबित कर रही है ताकि चुनावी साल में जनता असल मुद्दों पर सवाल न उठाए। लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ा खतरा है समाज में शंका, डर और वैमनस्यता के माहौल के बन जाने का, जो इंदौर में होता दिख रहा है। इस हालात में सबसे महत्वपूर्ण है पुलिस और प्रशासन की भूमिका, जिसे फौरन अपने ऐसे प्रयासों को खत्म करने का काम करना चाहिए। ओपन लेटर हो या ऐसी घटनाओं पर लगाम कसना, ये काम सिर्फ और सिर्फ पुलिस और प्रशासन के लोग कर सकते हैं। और इंदौर वासियों समेत प्रदेश और देश के लोग भी चाहते हैं कि ऐसी हरकतें कौन कर रहा है और इसके पीछे कौन साजिश करता है, बिना लाग लपेट के वक्त पर इसको सामने लाया जाए या उसको रोका जाए। अब आते हैं छत्तीसगढ़ की उस घटना पर जो देश बल्कि दुनिया कभी भूल नहीं सकती। झीरम घाटी में नक्सल हमले के 10 साल पूरे हो गए। परिवर्तन यात्रा से लौटते कांग्रेस के काफिले पर जो हमला हुआ था, 27 नेताओं समेत 32 लोग उसमें शहीद हुए थे। कई शीर्ष नेताओं के जाने के बाद से कुछ सवाल हैं जो अब भी वहीं के वहीं खड़े हैं। झीरम घाटी में 10 साल पहले एक बड़े एम्बुश के द्वारा नक्सलियों ने कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की चुन चुन कर हत्या कर दी थी। पूरी दुनिया में राजनीतिक संहार का ये पहला इतना बड़ा मामला था जिसे देख पूरा देश सन्न रह गया। सवाल उठा, क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक षड्यंत्र है? इसकी जांच के लिए पहले जस्टिस प्रशांत मिश्रा की अगुवाई में एक न्यायिक जांच आयोग बना।
फिर एनआईए को जांच सौंपी गई। एनआईए जांच रिपोर्ट आ जाने के बाद भी बवाल नहीं थमा। कांग्रेस बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का लंबा दौर अब भी जारी है। छत्तीसगढ़ महतारी के बेटों ने अपनी जान गंवाई थी, मैं उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने जांच कर ली, एनआईए ने जांच की, आपने भी एसआईटी बनाई, और जैसा आप कहते थे कि सच मेरे जेब में है, तो छुपाने का काम तो शायद आप कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अब कांग्रेस सरकार बन चुकी है जो एसआईटी जांच से सच को सामने लाना चाहती है। इसके अलावा राज्य शासन ने 2 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन किया, जिस पर सुनवाई जारी है। जीरम की बरसी पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पीड़ित परिवारों को अब तक इंसाफ नहीं मिल पाया, जिसका उन्हें दुख है। अभी तक न्याय नहीं मिला है, इस बात का अफसोस हमें है, बहुत दुख है, और ये हमारे लिए भावनात्मक मामला है कि न्याय उस पीड़ित परिवार को मिलना चाहिए, न्याय दिवंगत आत्माओं को मिलना चाहिए जो अभी तक के नहीं हो पाया है। इस बात का दुख हमें जरूर है। 10 साल बीत गए, लेकिन अब तक जीरम का असल सच क्या है, ये खुलकर सामने नहीं आ पाया है। एनआईए जांच इस मामले में जारी है। एक न्यायिक आयोग इस पर अपनी जांच पूरी कर चुका है और एक एसआईटी का गठन मौजूदा सरकार करना चाहती है, जिसमें कुछ अड़ंगे लगाने का काम वो विपक्ष के ऊपर आरोप के तौर पर कहते हैं। लेकिन सच अब तक डिकोड नहीं हुआ है और इसका सच जब तक डिकोड नहीं होगा, ऐसे कई और सालों तक ऐसे ही 10, 20, 25 सवाल खड़े रहेंगे। सबसे बड़ा और एक सवाल कि क्या इसके पीछे पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी थी, और अगर ये कोई सियासी षड्यंत्र था तो उसका मास्टरमाइंड कौन या कौन से लोग थे। एक और बड़े मुद्दे की, दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग के मुद्दे पर केंद्र ने एक अध्यादेश लेकर आया। दिल्ली में केजरीवाल सरकार देश भर में अब इसके खिलाफ समर्थन जुटाने की मुहिम में लग चुकी है। दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने पर केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर उसे पलट दिया। इसके खिलाफ अब आप विरोध में मोर्चा खड़ा करना चाहती है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र के लाए अध्यादेश के विरोध में विपक्षी दलों से समर्थन मांगा है। इसी सिलसिले में मंगलवार को केजरीवाल ने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात की और बुधवार को मुंबई पहुंचकर उद्धव ठाकरे से मिले। इस मौके पर उनके साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान, आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद संजय सिंह और राघव चड्ढा के साथ साथ दिल्ली की मंत्री आतिशी भी थी। मुलाकात के बाद उद्धव ने बताया कि हम देश और लोकतंत्र को बचाने के लिए साथ आए हैं। इसी मुहिम के तहत आम आदमी पार्टी 11 जून को दिल्ली के रामलीला मैदान पर महारैली कर शक्ति प्रदर्शन करेगी, जिसमें विपक्षी दल एक मंच पर साथ दिख सकते हैं। तो यहां मुद्दा है एक केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री और उसकी चुनी गई सरकार के अधिकारों को चैलेंज करने का, केंद्र के दखल का। इस पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल मुहिम छेड़ चुके हैं। वो चाहते दरअसल क्या है, इस बात को हम डिकोड करते हैं। अपनी सरकार के अधिकारों से जुड़े इस गंभीर सवाल या मामले पर केजरीवाल अब सभी विपक्षी नेताओं का खुलकर साथ मांगने लगे। मोदी सरकार को अक्सर चुनौती देने वाली ममता दीदी से सबसे पहले संपर्क किया, फिर मुंबई में भाजपा से सियासी दांव का शिकार अपनी पार्टी और सरकार गंवा चुके उद्धव ठाकरे से मिले। केजरीवाल का इन 2 मुलाकातों के बाद दावा है कि इस मुहिम के बाद सभी दल के सांसद संसद के भीतर आम आदमी पार्टी का साथ देंगे। अहम बात यह कि कल यानी गुरुवार को केजरीवाल शरद पवार से भी मिलेंगे। सोमवार को कांग्रेस पहले केजरीवाल का और उनकी मांग का या साथ देने की जो बात है उसका समर्थन कर चुकी। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल कह चुके हैं कि संसद के आगामी मॉनसून सत्र में अगर केंद्र सरकार अध्यादेश पर बिल लाती है तो हम इसका विरोध करेंगे। विपक्ष का दरअसल ये दावा और सोच है कि यदि सभी विपक्षी दल ऐसा कर पाते हैं, एक रह पाते हैं, तो 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता वापसी से रोक पाएंगे। हालांकि विपक्षी एकता का सपना आने वाले कई समय से देखा जाता रहा है और हर बार क्या किसी चेहरे या किसी पार्टी के छत्र के नीचे सब रह पाएंगे, रुक पाएंगे, ये सवाल जब भी आता है तो एक बिखराव दिखता है। अब इस मामले पर क्या एकजुट हो पाएंगे, देखते हैं। अब बात देश के सबसे खूबसूरत राज्य कश्मीर और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे की उन तस्वीरों की जो पिछले 2 से 3 दिनों से पूरी दुनिया में सुर्खियों में। आप जानते हैं श्रीनगर में G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप TWG की मीटिंग हुई। आज तीसरा
और आखिरी दिन था, समापन हो चुका है। तीसरे दिन की शुरुआत में डेलीगेट्स ने योगा किया, स्पोर्ट्स खेला और इसके बाद डेलीगेट्स निशात बाग गए, जहां उन्होंने कश्मीरी ड्रेस पहनकर फोटो सेशन कर पाया, जो कि कश्मीर के लोग जानते हैं, देश जानता है कि एक रस्म सी रही है। आप वहां जाएं तो वहां के पहनावे को पहन ओढ़कर फोटो खिंचाएं याद के तौर पर। कहना गलत नहीं होगा कि ये कश्मीर के लिए एक टर्निंग पॉइंट है और कश्मीर के साथ देश के लिए भी। श्रीनगर में G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग में 29 देशों के 61 डेलीगेट्स आए और ये दुनिया भर में जाकर बताएंगे कि आज कश्मीर का माहौल क्या है और भारत कैसे इस पर सच कहता रहा है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी विदेशी दौरे से वापस लौट आए। 19 मई से वे गए थे जापान, पापुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया के विजिट पर गए। उनका जो केमिस्ट्री रही विदेशी नेताओं के साथ वो दुनिया भर में सुर्खियां बनी। वो दीपावली पर आने का, वर्ल्ड कप देखने का न्योता ऑस्ट्रेलियाई पीएम को देकर आए हैं और बड़े सौहार्द और शक्तिशाली भारत की तस्वीर का सपना दुनिया भर के भारतीयों की आंखों में और मजबूत करके आए। तो इन्हीं दो सुखद तस्वीरों के साथ कि भारत बदल रहा है, मजबूत हो रहा है, चुनौतियों से लड़ने के लिए सक्षम बन रहा है और यह बात अब दुनिया भी मानने लगी है या आने वाले समय में और प्रगाढ़ता से मानेगी। ये दो तस्वीरें इसकी गवाह थी। आज के न्यूज डिकोड में बस इतना ही। अपना और परिवार का ख्याल रखें। नमस्कार, शुभ रात्रि।